स्पेशल के साथ मैं हूं उस्मा नौमान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज एक बड़ा और मिसाली फैसला किया है। हिंदू बरादरी की दिल आज़ारी पर पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान को वजारत से फारिग कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर भी फयाजुल हसन चौहान को आड़े हाथों लिया गया और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के सोशल मीडिया यूज़र्स ने फयाजुल हसन चौहान के बयान की मजम्मत की और हिंदू बरादरी से इजहार यकजहती का इजहार भी किया, जिससे पाकिस्तान में मजहबी रवादारी और हम आहंगी की अक्कासी होती है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं PTI के रहनुमा रमेश कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर ज्ञान चंद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है और डॉक्टर दर्शन भी हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, जबकि दिफाई तजज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब भी हमारे साथ मौजूद है। बात का आगाज़ मैं करूंगी रमेश कुमार साहब से। रमेश कुमार साहब, जिस तरह से हमने सोशल मीडिया पर देखा कि जो हमारे सोशल मीडिया यूज़र्स हैं वो फयाजुल हसन चौहान के बिहाफ पर हिंदू बरादरी से माफ़ी मांगते नज़र आए और हिंदू बरादरी की दिल आज़ारी पर उन्होंने इंतहाई अफसोस का भी इजहार किया। इससे ये साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान में कितनी मजहबी हम आहंगी है। पार्टी ने जो फैसला किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो फैसला किया है, उससे कितनी मुतमईन है हिंदू बरादरी? देखिए, मेरी आज सुबह हमारी सारी लीडरशिप से बात हुई और मेरे ऊपर प्रेशर था एक कि जो इसने दिल आज़ारी की है उसके लिए इसको माफ़ किया जाए, मगर मेरा स्टैंड यही था कि कम से कम इससे रेजिग्नेशन जो है वो लेनी चाहिए, जिसके ऊपर कुछ हमारे पार्लियामेंटेरियन ने मुझे कहा भी सही कि आप बहुत एग्रेसिव जा रहे हैं। मैंने उनको बताया कि कम्युनिटी के हवाले से जब ऐसे लोग जो मज़हब को सियासत के अंदर आना नहीं चाहिए और जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हो उसको ये पता नहीं है कि मैं बोल क्या रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ ये पार्टी का इमेज नेशनल लेवल पे नहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी ख़राब करा है। इस किस्म के हालात में जो है वो मैं नहीं समझता कि ये ऐसा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कोई पाकिस्तान का इमेज कोई बेहतर कर रहा है, जिसके ऊपर लीडरशिप ने आज सुबह ही मुझे यकीन दिलानी करा दी थी कि आज शाम तक इसकी रेजिग्नेशन जो है वो बिल्कुल हो जाएगी। और मैं इसके अमल पार्टी ने अपना वादा पूरा किया है। लीडरशिप मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, हमारे चेयरमैन PTI के इमरान खान साहब जो हमेशा बात करते हैं कि मैं अक़लियत अक्सरियत नहीं समझता हूँ, मैं हर बंदे को एक सच्चा पाकिस्तानी समझता हूँ, उसने आज साबित कर दिया है कि नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे एक मैसेज दे दिया कि मैं किसी भी मज़हब की तौहीन के हवाले से अगर कोई बंदा ऐसी बात करेगा तो उसको किसी तरीके से मैं इस्पेयर नहीं करूँगा। और आज जिस तरीके से उन्होंने एक्शन लिया है, मैं पाकिस्तान हिंदू कम्यूनिटी की तरफ से, पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की तरफ से, अपनी तरफ से मैं बिल्कुल शुक्रिया अदा करता हूँ। माजी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से भी होती आई है, मगर कभी भी इस किस्म का एक्शन नहीं लिया गया। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम आज जो हमारे दोस्त हैं वो आज एहतजाज तो करते हैं, मगर माजी में जब मैं PTI से नून लीग में शामिल हो रहा था तो उस वक्त इमरान खान साहब जब मेरे घर पे आए थे तो उन्होंने शिव भगवान की तस्वीर लगा के सोशल मीडिया के ऊपर नून लीग की तरफ से लगाई गई, तब भी मैंने एहतजाज किया। तो उस एहतजाज के ऊपर नून लीग ने मुझसे माफ़ी मांगी थी, मगर नून लीग की तरफ से किसी की जुर्रत नहीं हुई कि उसके ऊपर बात कर सकी। आज तो PTI की तरफ से अगर हुई तो वो बात कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, मगर जो PTI ने जो काम किया वो मैं समझता हूँ अपने फ़र्ज समझ के किया, क्योंकि वहाँ पे कोई मज़हब की बात नहीं होती है। और आज उन्होंने साबित कर दिया कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के अंदर जितनी रहने वाली कम्युनिटी है, यहाँ पे माइनॉरिटी मेजॉरिटी या हिंदू मुस्लिम का नहीं, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम ज़रूर कम्युनिटी है, मगर यहाँ पे सारे इक्वल सिटीजन हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सारे इक्वल राइट्स रखते हैं। और मैं इसका खैर मकदम करता हूँ। आपको मैं इन्वॉल्व करूंगी। ज्ञान चंद साहब, आपको क्या लगता है ये फैसला कितना खुशाइंद है, कितना अच्छा है? और जैसे कि रमेश कुमार साहब कह रहे हैं कि इससे पहले कभी ऐसा एक्शन लिया नहीं गया, क्या वाकई ऐसा है? देखिए, पीपल्स पार्टी के हमेशा उसने मजहबी रवादारी का सबूत दिया है और हमारे पीपल्स पार्टी में इसका समझ नहीं होता है। ये PTI के लिए ये पहली दफ़ा हो सकता है, क्योंकि PTI वाले का अब तक जो कुछ सामने आया वो यही है कि पगड़ियाँ उछाली जाए। पहले वो लीडरशिप की तौहीन कर रहे होते थे, फिर वो वावडा साहब आ गए, उन्होंने भी मुसलमानों के जज्बात को मजरूर किया। लेकिन ज्ञान चंद साहब, अभी जो फैसला हुआ है उस फैसले को सराहना तो चाहिए, एक अच्छा फैसला तो है बहरहाल।
मैं उसके पस मंज़र को कह रहा हूँ। तो इस हवाले से हम कहते हैं ये फैसला तो अच्छा हुआ है, लेकिन ये हमेशा प्रेशर में फैसला करते हैं। ये जनरली प्रेशर था, उसमें उन्होंने फैसला किया, लेकिन हम इसको वेलकम करते हैं कि अच्छी बात है कि किसी के मज़हब की तरफ नहीं जाना चाहिए। हिंदुस्तान में भी ऐसे लोग हैं जो इंडिया के मौक़िफ़ की हिमायत नहीं करते हैं, कश्मीरी लोगों के साथ हैं। और ये स्पेशली जो मोदी लेकिन उन्हें ऐसे आवाज़ उठाने का मौका नहीं मिलता है। जैसे पाकिस्तान में मौका मिलता है, ऐसे हिंदुस्तान में मौका नहीं मिलता। कंडेम करते हैं, इंडिया में भी वो लोग मौजूद हैं। तो ये हिंदुत्व का नज़रिया जो है उसकी हम मुखालफत करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इस किस्म के लोग हैं उनको अगर डिस्करेज किया जाए तो अच्छी बात है। हम वेलकम करते हैं कि ये अच्छा फ़ैसला हुआ कि लोगों को कम से कम ये कहने के लिए मिल गया कि पीटीआई ने कोई स्टैंड लिया है। ठीक। अच्छा गज़नफ़र अली साहब, आपको भी मैं शामिल गुफ्तगू करूँगी। अब ये जो फ़ैसला है ये बहुत अच्छा है, लेकिन आपको क्या लगता है, अब सोशल मीडिया पर हमारी आवाम ने भी बहुत अच्छे जज्बात का मुजाहरा किया, लेकिन आपको लगता है कि हमें अवामी सतह पर भी रवादारी, बर्दाश्त और जो अमन का कल्चर है उसे मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत है? इसके लिए क्या करना होगा हमें अवामी सतह पर? असल में अवामी सतह पर जो पाकिस्तान के जो कॉन्सेप्ट कायद-ए-आज़म और रहमतुल्लाह अलैह ने जो कहा, उनके अल्फाज याद कर लीजिए। वो पाकिस्तान के रिजॉल्व को इंडिकेट करते हैं। जब उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में सारे लोग बराबर होंगे और अपने मज़ाहिब के मुताबिक उनको अपने अक़ीदे को फॉलो करने की इजाज़त होगी, लेकिन उसके बाद से हमारे मुल्क में बहुत सारी ऐसी ताकतें रही हैं जो अक़लियतों को आपस में लड़ाती रही, बल्कि वो तो छोड़िए, वो मुसलमानों के फ़िक़े को आपस में लड़ाती रही हैं। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर कितनी शिया सुन्नी की कितनी फसाद बर्पा करने की कोशिश की गई, लेकिन और उनको लड़ाने की कोशिश की गई। आप शियाओं ने सुन्नियों पे हमले किए, सुन्नियों ने यहाँ पे तहरीक नफाज़ फ़िक़े जाफ़रिया बनी, उसके बाद तहरीक यहाँ पे लश्कर जंग भी बना। तो ये कोशिश की गई, लेकिन आप एक सेकंड को यहाँ पे रुक के देखिए कि पाकिस्तान के लोगों की रवादारी थी कि उन्होंने अवाम के लेवल पे इस चीज़ को बाय नहीं किया। चंद दहशतगर्द एलिमेंट इसको कर रहे थे। अवाम की सतह पे लोग उसी तरह भाईचारे में चलते रहे जिस तरह वो शुरू से चल रहे थे। इसी तरह जब आप हमारी माइनॉरिटीज़ को मैं तो उनको माइनॉरिटी नहीं कहना चाहता, बिकॉज दे आर इक्वल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, बड़े डेडिकेटेड है। आपको पता है 1965 में सैसल चौधरी का नाम जो पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट थे कितना काउंट किया गया। इसके अलावा हमारे साथ मैंने बहुत नौकरी की है सिंध में, तो वहाँ पे इतने सारे हमारे हिंदू भाई हैं जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक एमेंसिपेशन में, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, पाकिस्तान की तरक्की में हिस्सा लेते हैं। वो अपने मंदिरों में दुआएं करते हैं तो पाकिस्तान के लिए दुआएं मांगते हैं। क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियंस को और मुसलमानों को भी पाकिस्तान के अंदर लड़ाने की कोशिश की गई। आपको देखा 2-3 ऐसे वाक़या पंजाब में हुए जहाँ पे उनके ऊपर चंद एलिमेंट है। तो लेकिन अवाम के लेवल पे मैं आपसे ये बड़ा कन्विंसिंगली कह रहा हूँ कि अवाम के लेवल पे ऐसी कोई तफरीक मौजूद नहीं है। लोग आपस में बड़े भाईचारे से रहना चाहते हैं, और अगर कोई किसी के खिलाफ एक्सपर्शन होती है तो उस पार्टी का या उस इंस्टीट्यूशन का या उस अदारे की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो इस किस्म के जज्बात को कर्ब करे, इस किस्म के सेंटिमेंट्स को कर्ब करे। और आजकल तो ख़ास तौर पे हम बहुत ही चैलेंजिंग दौर से गुजर रहे हैं, और मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी तस्वीरें मौजूद हैं जहाँ पे क्रिश्चियन जो है वो गिरजा में दुआ कर रहे हैं, हिंदू जो है वो अपने वर्शिप में उन्होंने पाकिस्तान का झंडा लगाया हुआ है और वह पाकिस्तान के लिए दुआ। फिर बहुत सारी रैलीज देखी, आप बहुत सारे सिख हैं, हमारी पुलिस में सिख है, हमारे बहुत वो आप पेशावर जाए आपको बहुत सारी बिजनेस एक्टिविटी में सिख्स मिलते हैं और उन्होंने पाकिस्तान के साथ वफादारी का है। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं होती, और इस वक्त जो पीटीआई ने फैसला किया है इसको किसी सियासत की बेस नहीं बनाना चाहिए कि जी प्रेशर में फैसला, इस किस्म के लफ्ज़ नहीं कहने चाहिए कि जी प्रेशर में फैसला किया है। भाई फैसला किया है उसकी तारीफ कीजिए, वो प्रेशर में किया गया है या एक्सप्रेशन में किया गया है, आपको उसकी तारीफ करनी है। आपको उसको अपने पार्टी के मैनिफेस्टो से कंपेयर नहीं करना है, उसको आपने ओवरऑल एक फैसले को फैसले के तौर पे लेना है कि पार्टी में इतनी करेज थी। डॉक्टर दर्शन साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। डॉक्टर दर्शन साहब शुक्रिया आपने हमें शो में ज्वाइन किया। डॉक्टर दर्शन साहब, इस फैसले पर आप क्या कहेंगे? हिंदू बिरादरी कितनी मुतमईन है, आप कितने मुतमईन हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका कितना क्रेडिट देते हैं आप? जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, सबको मेरा सलाम, नमस्कार।
मैं आपको ये बताऊं कि कोई भी मज़हब किसी भी और मज़हब की वो उसकी इज़्ज़त करना सिखाता है। कोई मज़हब ये नहीं कहता कि आप किसी दूसरे मज़हब पे आप जो है आप कोई गलत बातें करें, क्योंकि हम लोग यहाँ रहते हैं और शुरू से रह रहे हैं। कोई 5,000 साल पुरानी तारीख है सिंध की, हमारे लोग यहीं आबाद 5,000 साल से हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँ, जो फ़याज़ुल हसन चौहान ने जो बात की थी उससे पूरी हिंदू कौम की दिल आज़ारी हुई है। और जो कम से कम 50 लाख से ज़्यादा हिंदू का आबादी यहाँ पे पाकिस्तान में है, और वो भी उसी दिन जिस दिन शिव भगवान, जो हमारा शिव भगवान है, उसका दिन था, शिवरात्रि का दिन था। और हम सब लोग अपने मंदिरों में पूजा कर रहे थे, पाकिस्तान की सालमियत के लिए दुआ कर रहे थे, और हर जगह पे रैली निकाल रहे थे कि पाकिस्तान के साथ यकजहती के लिए। और सिर्फ वहाँ पे नहीं, बल्कि हमने तो अनकंडीशनली गवर्नमेंट से, चाहे हम पाकिस्तान मुस्लिम की नून से भी हैं, लेकिन सब अपोजिशन पार्टीज़ ने अनकंडीशनली गवर्नमेंट को सपोर्ट किया पाकिस्तान की खातिर। भाई पाकिस्तान के साथ हैं जो भी बात हो, और हम बिल्कुल मजम्मत करते हैं जो भी उन्होंने बालाकोट में हरकत की, रात के अंधेरे में जो उन्होंने ये हरकत की थी, 71 के बाद ये वायलेशन की है, तो उसको हमारे जवानों ने दिन के तारे दिखा दिए। और पूरे दिन में उनका पायलट भी यहाँ पे आया तो उनके तैयारे भी गिर गए। तो इसी को आप देखें कि हमारी पूरी कौम यकजहत है, मिनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो, हम सब पाकिस्तानी हैं। पहले पाकिस्तान, ये धरती हमारी माँ है। तो उसी में अगर उसने मजम्मत करनी थी तो आप इंडिया को मजम्मत करें, इंडिया के लोगों को, मोदी को मजम्मत करें। लेकिन आपने पूरी हिंदू बिरादरी, हिंदू कम्युनिटी के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए उसमें सबकी दिल आज़ारी हुई है। और इतनी दिल आज़ारी हुई है, हमें लोगों ने, काफ़ी लोगों ने हम पे इतने फ़ोन किए और आज हमारी पार्लियामेंट पार्टी में भी ये बात डिस्कस हुई। और रमेश कुमार साहब भी यही कह रहे थे कि उन पर भी बड़ा प्रेशर था। बात ये कि इस्तीफा की बात नहीं है, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उसको सज़ा मिलनी चाहिए। जो उन्होंने एक मज़हब की, जो उन्होंने दिल आज़ारी की है, जो गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। यानी आप ये कह रहे हैं डॉक्टर दर्शन साहब के सिर्फ ओहदे से हटाए जाने पर सज़ा देनी चाहिए, यानी आप ओहदे से हटाए जाने पर सिर्फ मुतमईन नहीं है, आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के कानून में अगर इस एक्ट की कोई सज़ा है तो उसकी सज़ा मिलनी चाहिए उन्हें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं नहीं, पूरी हमारी कम्युनिटी और सब यही चाहते हैं कि कोई भी आदमी जो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, अगर दूसरे मज़हब की वो ये करता है, जो बेहुरमती करता है, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए और कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा रमेश कुमार साहब, अभी डॉक्टर दर्शन साहब ये कह रहे थे कि कोई भी मज़हब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि दूसरे के मज़हब के हवाले से उसकी दिल आज़ारी की जाए। तो ये मोदी साहब कौन से हिंदू मज़हब का प्रचार कर रहे हैं? क्योंकि वो तो मुसलसल मुसलमानों की भी दिल आज़ारी कर रहे हैं, सिखों की भी दिल आज़ारी कर रहे हैं, ईसाइयों की भी दिल आज़ारी कर रहे हैं और ख़ुद हिंदुओं की भी दिल आज़ारी कर रहे हैं। पहले तो मैं डॉक्टर दर्शन को जवाब दूँ। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि हर मज़हब दूसरे मज़हब की इज़्ज़त सिखाता है, एहतराम सिखाता है, और पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इस हवाले से क्लियर है कि वी आर द इक्वल सिटीज़न। और दूसरी चीज़ ये कि फ़याज़ुल हसन चौहान ने जो गलती की है, और उस गलती की जैसी गलतियाँ पहले माजी में भी बहुत सारी होती रही है, और मगर माजी में इन चीज़ों के हवाले से ऐसी कोई सज़ा नहीं दी गई है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मेरे पास हैं जो ऐसी भी तौहीन हुई है। थरपारकर के अंदर मैंने रंगे हाथों जो है मंदिर के बेहुरमती की गई, उसकी भी सज़ा ब्लेसिमी एक्ट के तहत आनी थी। मैंने पकड़ के जो है वो कल्प्रेट्स को जो है पुलिस के हवाले किया था, मगर वहाँ की गवर्नमेंट ने उसको जो है प्रेशर डलवा के उसको फारिग कर दिया था। तो ऐसे एग्जाम्पल सेट नहीं हुए। इस वक्त जब ये वाक़या हुआ तो मैंने जब अपनी लीडरशिप से बात की तो लाजमी है फ़याज़ुल हसन चौहान के भी मैसेज आए मुख्तलिफ हमारे पार्लियामेंटेरियन की तरफ से, और हमारे और भी 2 MNAs हैं, उन्होंने कहा कि इसको माफ़ कर देते हैं। मगर मेरा एक स्टैंड था, क्योंकि एज ए पैटर्न इन चीफ पाकिस्तान हिंदू काउंसिल मेरी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा हम ये माफ़ कर सकते हैं कि पाकिस्तान का कानून तो क्लियर है कि ऐसे लोगों के ऊपर ब्लेसिमी एक्ट के तहत कानून के मुताबिक सज़ा होनी चाहिए, मगर अब हम ब्लेसिमी एक्ट के तहत नहीं जाते हैं। मगर पार्टी इस वक्त के हालात में पार्टी की तरफ से और हुकूमत की तरफ से एक क्लियर कट डायरेक्शन जानी चाहिए कि हमारे स्पोक्समैन ने जो गलती की है, रमेश कुमार साहब, अगर हम भारत के साथ कंपैरिजन करें, अगर हम भारत के साथ कंपैरिजन करें तो इस वक्त भारत में जो दूसरी जो मज़ाहिब के लोग हैं उनके साथ जो हो रहा है, पाकिस्तान में तो सिचुएशन बहुत
बेहतर है? पाकिस्तान में तो बहुत अच्छी सिचुएशन है। पहली चीज़ तो ये कि आपने मेरे दोनों भाइयों को लिया हुआ है, ज्ञान को और दर्शन को। पहली चीज़ तो ये है कि मैं आपको क्लियर कट बताऊं कि कभी भी हिंदू कम्युनिटी की जब बात हो तो आप भारत को पाकिस्तान से रिलेट नहीं किया करें। भारत एक सेक्युलर कंट्री है, भारत एक हिंदू कंट्री नहीं है। उसका लीडर कौन है? उधर तो अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट जो है वो मुसलमान भी रहा था, मगर यहाँ पे आप मेरी पहले मेरी बात सुने ना, आप मेरी बात सुने, आप सिर्फ दावा है बेटा, मेरी पहले बात सुन लें आप। मेरी इन सारी चीज़ों के ऊपर स्टडी है, दावा नहीं है। भारत एक सेक्युलर कंट्री है। आज भी भारत के अंदर पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी वहाँ पे रहती है। आज भी 22 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान वहाँ पे रहते हैं, मगर उस चीज़ों का इम्पैक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं पड़ता है। तो जब भी मीडिया के लिए भी मेरी ये नसीहत है, मैं इन चीज़ों के हवाले से बहुत मीडिया से भी मेरा लिंक है इन 17-18 सालों से, कभी भी हिंदू मुस्लिम या क्रिश्चियन कम्युनिटी के मैटर हो, इस चीज़ों को ज़्यादा एलेबरेट गजनफर साहब बैठे हैं वो करेंगे, मगर कभी भी आप रिलेट नहीं किया करें। आप मीडिया वालों से भी आज जैसे ही फयाजुल हसन चौहान का बयान आया, आपका रोल आज पॉजिटिव रहा सारा दिन, और जिस टाइम पे मेरा मौक़िफ़ लिया गया तो मैंने यही कहा कि कम से कम हम अपनी गवर्नमेंट की हमारी इज्जत इसमें है, पाकिस्तान का मौक़िफ़ इसमें है कि एक स्पोक्स पर्सन अगर ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है तो हम एक मैसेज दें नेशनल कम्युनिटी को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को, कि हम एक मज़हब कौम है, हम सारी कम्युनिटी की मज़हब की इज्जत करते हैं। ये मैसेज हमारा जब दुनिया के अंदर पहुंचता है, इंडिया के अंदर भी पहुंचता है, तो वो 5% लोग जो पाकिस्तान में भी है, जो इंडिया में भी है, जो नेगेटिव सोच रखते हैं, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव मैसेज है कि इस किस्म का गेस्चर आज पाकिस्तान के अंदर, एक इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर जो एक पैगंबर इस्लाम का एक क्लियर कट मैसेज था, एक मैसाके मदीना का क्लियर कट मैसेज था, वो आज उन्होंने साबित करके दिखाया है। तो हम भारत भली सेक्युलर कंट्री है, मगर यहाँ पे भी सारी कम्युनिटी मिलके ऐसा माहौल बनाए, ये मैसेज दुनिया के अंदर जाता है, सिर्फ भारत के अंदर नहीं जाता है। जो लोग इस किस्म की नेगेटिविटी फैलाते हैं उसके लिए वो शर्मिंदगी आती है कि यार देखो कि एक वजीर को ऐसे बयान के ऊपर हटाया गया है। तो ये हमारे लिए पॉजिटिव गेस्चर को आप पॉजिटिव लिया करें, उस चीज़ों को आप रिलेट नहीं किया करें नेगेटिव एक्टिविटी के साथ। नहीं, रिलेट नहीं करें। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी, अभी रमेश कुमार साहब कह रहे हैं कि भारत एक सेकुलर रियासत है, भारत ये दावा ज़रूर करता है, लेकिन मोदी की हुकूमत की जानिब से जो हिंदुत्व का प्रचार किया जा रहा है उसके तनाजुर में अगर हम देखें तो क्या सेकुलरिज्म में दरारें नहीं पड़ रही हैं? देखिए, राइटिंग में तो वो सेकुलर कंट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो उन्हें अपने आप को डिफाइन किया हुआ है कि वी आर अ सेकुलर कंट्री। लेकिन अब मैं इसको बहुत ज़्यादा शकील नहीं बनाना चाहता, सिर्फ ये कहूँगा कि प्रियंका गांधी का 2 दिन पहले एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि भारत को सबसे बड़ा ब्लैक स्कार जो है भारत के लिए वो हिंदुत्व और सेफ्रॉन टेररिज्म है, और मुसलमानों ने भारत को हमेशा यूनाइट किया है, और उसमें पाकिस्तान को, उसमें भारत की एजुकेशन में, हेल्थ में उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, ये उन्होंने कहा है। अब जब आप ग्राउंड पे जाके वहाँ पे देखते हैं तो मज़हब के हिसाब से आपको पता है कि वहाँ पे कोई 170 मिलियन के करीब है दलित जो रह रहे हैं, और उनकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है भारत के अंदर से। मुझे याद है उनके एक रिटायर्ड में जनरल थे, उनका एक दफ़ा एक बच्चे को लिंचिंग करने पे, दलित बच्चे को उन्होंने एक जानवर से तशबीह दी थी। जो माहौल वहाँ पे इस वक्त मौजूद है वो सेकुलर टेंडेंसीज रिप्रेजेंट नहीं करता। मुसलमान वहाँ पे ज़रूर, जैसे रमेश साहब ने कहा, वहाँ रह रहे हैं, वहाँ क्रिश्चियंस भी रह रहे हैं, लेकिन मुसीबत ये है कि जो 21.2% शेड्यूल्ड कास्ट जो वहाँ पे रह रही हैं उनके इक्वल राइट्स नहीं है, ये एक हकीकत है। अभी परसों, मेरा ख्याल पिछले हफ्ते, वहाँ पे दलित लीडरशिप का और मुसलमानों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ है। वहाँ पे उन्होंने एक नारा लगाया कि दलित मुस्लिम भाई भाई, और उन्होंने कहा कि बाकी लोगों ने वो चाहिए, जो मैं कहना नहीं चाहता, जो वहाँ पे नारा लगा है। क्योंकि हम जब हिंदू कम्युनिटी को पाकिस्तान में देखते हैं तो हमें उनको पाकिस्तानियत में देखते हैं,
हम उनको पाकिस्तानी के हिसाब से देखते हैं। लेकिन भारत के अंदर जो चीज है उसमें जो चीजें हो रही हैं वो मजहब, उनके अपने मजहब के हिसाब से उस स्टैंडर्ड पे नहीं है। अगर वहां पे आप एक गाय को, जो उनका एक बहुत बड़ा बिजनेस है, यानी गाय मीट का और बीफ का उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, अगर आप उस पर पाबंदी लगा दे, दैट डज नॉट रिप्रेजेंट सेक्युलर टेंडेंसीज, क्योंकि सेक्युलरिज्म तो कहता है कि अकोमोडेट एवरीबॉडी। तो वहां पे जो टेंडेंसी चली हुई है जिसको आप हिंदुत्व का नाम दे या सेफ्रॉन टेररिज्म का नाम, और उसके अंदर आपको पता है आरएसएस जो उनकी लीडिंग पार्टी है उसका 1928 का उठा के उसकी किताब पढ़ ले जो गोलवाकर ने लिखी थी, और उन्होंने यही कहा था कि भारत में हर एक को हिंदू होना पड़ेगा, नहीं तो ये दे कांट स्टे इन इंडिया। तो ये तमाम चीजें हैं उनके सेकुलर तखश्शुस को बहुत बुरी तरह हिट कर रही हैं। और आज की जो टेंडेंसी मोदी के अंदर जो जा रही है वो सेकुलर नेचर की नहीं है, वहां पे वो डिवाइड कर रहे हैं। वो एक तरफ से वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ से वो एक्सट्रीमिस्ट जो वहां पे हैं उनको हवा दे रहे हैं, जिसकी वजह से गुजरात पॉइंट आ गया। गजनफर अली साहब, ज्ञानचंद साहब के पास में जाना चाहूंगी। ज्ञानचंद साहब जी, डॉक्टर रमेश साहब की एक बात ठीक है कि जब आप पाकिस्तान के अंदर हिंदू कम्युनिटी को या बाकी माइनॉरिटीज को देखते हैं तो देन दे कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद हिंदूज इन इंडिया, बिकॉज वो एक डिफरेंट लीडरशिप के अंदर रह रहे हैं। पाकिस्तान में लोग एक डिफरेंट लीडरशिप और डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन की। गजनफर अली साहब, इसलिए हम कंपैरिजन कर रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर भारत की जानिब से बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है इस एक्ट को लेकर। ये कहा जा रहा है कि हिंदू बरादरी पाकिस्तान में महफूज नहीं है। आप ठीक कह रही हैं। अच्छा, वो तो प्रोपेगेंडा करते हैं ना, वो तो प्रोपेगेंडा करते हैं। तो इस प्रोपेगेंडा का जवाब तो हमें देना है ना, किसी तरीके से किसी फोरम पर तो जवाब देना है। ज्ञानचंद साहब, आपके पास में आना चाहूंगी। आप इस सूरत हाल में गजनफर अली साहब से इत्तेफाक करते हैं या रमेश कुमार साहब से इत्तेफाक? हर जगह पे मौजूद है, उसकी वजह से पूरे मुल्क को आप कसूरवार नहीं कह सकते। 5% रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट यहाँ पे भी है, वहां पे भी है, तो इस वजह से पूरे मुल्क को आप उस हवाले से नहीं कह सकते। वहां पे जब जाएं, यहाँ पे भी जाएं, मगर गवर्नमेंट स्टेट की पॉलिसी क्लियर होनी चाहिए कि हमारी डायरेक्शन क्या है। पूरा हो गया, आ जाए तो बात कर लेना। देखें, यहाँ पे यकीनन कंपेरिजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया में, पाकिस्तान के में जो हम नॉन मुस्लिम्स रह रहे हैं, बाइज्जत तरीके से रह रहे हैं और हमें यहाँ पे हुकूक हासिल हैं। कहीं पे दिल आज़ारी हुई है तो हम पाकिस्तान के वफादारी के साथ ये हक समझते हैं कि हम उस पर एहतजाज करें, और अगर कहीं पे सुना जाता है तो वो अच्छी बात है। जहाँ तक कंपेरिजन का ताल्लुक है तो हिंदुस्तान एक सेक्युलर कंट्री है, हम उसके सेक्युलर, उसके कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में देखते हैं। तो ये जब से मोदी आया है, पहले भी कुछ इशूज़ हुए हैं, जब से मोदी आया है तो ये, क्योंकि ये आरएसएस का नुमाइंदा है, आरएसएस और मोदी की जो बीजेपी है वो मुकम्मल तौर पर हिंदूज़ की नुमाइंदा तंजीम नहीं है। जो बात हो रही थी, हाँ, वहाँ के जो लोअर कास्ट हैं, जिनको शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स या दलित्स कहा जाता है, उनके साथ भी जो रवे है। अम्बेडकर की मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि अम्बेडकर की सालगिरह मनाने पे कहीं पे किसी मोहल्ले में उसको कत्ल कर दिया गया। जैसे गाय का हम सपोर्ट करते हैं कि भाई किसी गाय को ज़बह करने के बदले में अगर किसी इंसान को कत्ल किया जाता है, ये सेक्युलरिज्म है, तो फिर ठीक है, हम सेक्युलरिज्म उनको ही चाहिए। क्रिश्चियंस की वहाँ पे क्या पोजीशन है? फिर कश्मीर का जो इशू चल रहा है, कई वक्तों से चल रहा है, उसमें हम उनका राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की, जैसे फ़लस्तीन की हिमायत करते हैं वैसे ही वहाँ के लोगों की हिमायत करते हैं। अगर डेमोक्रेसी है तो वो साबित करके दिखाएं। हिंदुत्व का जो नज़रिया वहाँ पे उन्होंने फैलाना शुरू किया है, उससे ये सिर्फ थ्रेट उनके लिए नहीं है, हमारे लिए थ्रेट नहीं है। हम तो एक सॉवरेन कंट्री है पाकिस्तान, हम उसको फेस कर लेंगे। लेकिन ये जो है जनरली इंडिया के लोगों के लिए एक अजाब बनने जा रहा है। ये हमारे लिए इशू नहीं है, ये जनरली इंसानियत को एक चैलेंज है कि वहाँ पे मनुस्मृति ने छोड़ा है कि सिर्फ और सिर्फ एक तबका होगा जो गवर्नमेंट में बैठेगा, बाकी लोग सिर्फ उनकी सर्विस के लिए बैठेंगे। वहाँ पे जो घर वापसी का प्रोग्राम, आप उसको स्टेट क्यों सपोर्ट कर रही है? किसी को ठीक है फैसला करने दो कि सेक्युलरिज्म आपका है, आप किसी को भी फैसला करना हो, लेकिन स्टेट जो सपोर्ट कर रही है हम उसकी मुखालफत करते हैं। यहाँ पे जब पाकिस्तान से हम वफादार हैं, 70-71 साल से हमारे पास ऑप्शन मौजूद था कि वहाँ पे जाएं, लेकिन वो ऑप्शन हमने आप नहीं किया, हमने पाकिस्तान को किया। हम वी आर द सन
सन्स ऑफ सॉयल, और हम धरती से मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत जितनी कोई यहाँ का मुसलमान पाकिस्तानी सिटीजन करता है उतनी मोहब्बत करते हैं। ठीक है ज्ञानचंद साहब, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर दर्शन साहब के पास भी मैं जाऊंगी, लेकिन पहले मुझे लेनी है एक छोटी सी ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो फिर इसी इशू पर हम वेलकम बैक नाज़रीन। बात हम करें अगर दिफाई महाज की, तो इस वक्त हमारी मुसल्लह अफवाज की भारत के नापाक अज़ाइम पर भरपूर नज़र है। 2 भारतीय तैयारे मार गिराने के बाद आज अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम का मोराल बुलंद है। पाक बहरिया ने समंदरी हदूद के जुनूब में एक भारतीय आबदोज का सुराग लगाया है और ISPR का ये कहना है कि पाक बहरिया किसी भी मिस एडवेंचर का जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है और इसका मुजाहरा हम पहले देख भी चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल अमन का पैगाम दिया जा रहा है। डॉक्टर दर्शन साहब, पाकिस्तान ने अमन का जो मैसेज दिया है, भारत में मौजूद जो भारतीय हैं उनको भी आवाज़ दी है। वो भारतीय जो पहले आवाज़ नहीं उठा पा रहे थे वो भी यही आवाज़ उठा रहे हैं और वो भी कह रहे हैं से नो टू वॉर। बिल्कुल ये बात आपकी ठीक है, क्योंकि जंग, जो भी जंग जहाँ पे भी लड़ी जाती है वो जंग हमेशा नुकसान देती है, वो सबके लिए नुकसान होता है। हमारा तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन साथ में साथ इंडिया का भी नुकसान होगा। तो उसके लिए जो भी बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं उनका फैसला आखिरकार टेबल पे हुआ है, चाहे 65 की हो, 71 की हो, फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, सेकंड वर्ल्ड वार हो, तो अल्टीमेटली आना मेज़ पे बैठ के जब बातें होंगी तो पाकिस्तान ने बिल्कुल समझदारी का सबूत दिया है। और ऐसे वो इसको कमज़ोरी ना समझें, इसको हमारी बुज़दिली ना समझें। ये एक गुड जेस्चर में हमने उनको मैसेज दिया है कि भाई आए, बैठे, बात करें। अगर आप पुलवामा की बात करते हैं तो अगर उसमें आपके पास सबूत है तो आप आए, दें हमें, तो उसमें बैठ के बात कर सकते हैं। तो इससे बड़ी जो है ना कुशादा दिली नहीं होती है। और उसके बाद उन्होंने बात करने के बजाय उन्होंने उल्टा बालाकोट पे हमला कर दिया और उसमें भी उसको जितनी सुबकी हुई है, पूरी दुनिया में जितनी उसकी रसवाई हुई है, अब उसके अंदर के लोग जो भारत में बैठे हुए हैं वो उनसे कह रहे हैं भाई सबूत तो दें, जो आप कहते हैं हमने ये तबाह कर दिया, हमने ये तबाह कर दिया, एक तो सबूत दे। वो सबूत देने की कासिर नहीं है। इवन जो उनके एयर चीफ थे या कोई और उन्होंने इंटरव्यू देने आए थे, बात की थी कि ये हमारा काम नहीं है कि वहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो गवर्नमेंट बताएगी। तो उनके पास उनके जो अपने जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने उनकी पोल खोल दी। और बल्कि यहाँ पे जब वो उनके जो त्यारे मार गिराए गए और अभिनंदन को जो यहाँ पे अरेस्ट हो गया, तो उन्होंने खुद एडमिट किया ये कि भाई मैंने कोई F-16 वगैरह नहीं गिराया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो टारगेट करने आ रहा था और मुझे इन्होंने टारगेट कर लिया। तो बात यह है कि इसी से इंडिया की हर जगह पे रुसवाई हुई है और वो बात करने के काबिल नहीं। ये हम नहीं कह रहे, बीइंग अ पाकिस्तानी हम तो चलो ठीक है, हम अगर ये बात कहते हैं तो कोई मानता या ना मानता। अब तो उसके इंडिया के अंदर से ये आवाज़ें आ रही हैं कि भाई जो मोदी ने जो बातें की है वो सब झूठी है और ये उसका हल ही नहीं है। अगर आपको इलेक्शन है तो भाई आप लोगों के दिल जीते, आप लोगों को मार के अगर इलेक्शन जीतेंगे या इलेक्शन में आएंगे तो आपको कोई अच्छा नहीं बोलेगा। तो इसके लिए जो हमारी जो पूरी पाकिस्तानी कौम है, वो पूरी जो अपोजिशन पार्टी है अक्रॉस द बोर्ड, बल्कि अपोजिशन पार्टी ने ही सजेशन दी थी कि एक ज्वाइंट जो है वो इजलास होना चाहिए और उसमें एक ज्वाइंट रेजोल्यूशन होनी चाहिए। ये इसलिए कि ये पाकिस्तान की खातिर सब इकट्ठे हुए हैं और हम पूरी जो हमारी आर्म्ड फोर्स है या एयर फोर्स है या और जो जवान है या जो भी पाकिस्तानी बच्चा है वो इसका जज्बा रखता है और वो जज्बे के साथ उनका मुकाबला करना जानता है। लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं पाक फजाइया ने तो अभी जी गजनफर अली साहब, पाक फजाइया ने टीवी पे जी डॉक्टर दर्शन साहब आप कंप्लीट कर लीजिए अपनी बात। मैं ये कह रहा था कि उन्होंने यहाँ पे जो ये बहरे समुद्र के थ्रू वो जो आबदूज है वो यहाँ भेज रहा था, वो भी हमारे टारगेट में थी। अगर हम चाहते तो उसको ख़त्म कर सकते थे, लेकिन क्योंकि वो हमारे उस पाकिस्तान के उसमें दाखिल नहीं हुई थी तो हमारी हर जगह पे नज़र है। और पाकिस्तान सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान एक मजबूत हाथों में है। पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं है, अगर खतरा है तो इंडिया को है और इंडिया को अपनों से भी खतरा है। और वो अगर हम पे एक मेली आंख उठाएगा, कुछ करेगा, तो यहाँ से जो उसको जवाब मिलेगा। तो वैसे वो दिन के तारे देख चुका है, लेकिन उसको और हिम्मत उठाना पड़ेगी।
अच्छा, गज़नफर लहरी साहब, अभी जैसा कि डॉक्टर दर्शन साहब भी बात कर रहे हैं कि आप डोज हमने ट्रैक की है, हमने देखी है, लेकिन अभी तक अमन का पैगाम है, चूँकि इसीलिए टारगेट नहीं किया गया किसी भी किस्म का। इसके साथ साथ हमारे एयर चीफ मार्शल भी ये इंतबाह कर चुके हैं कि हमें मुसलसल अलर्ट रहना होगा, सिचुएशन अभी अलर्ट रहने की है। तो कितने दिन तक हमें ऐसी ही सिचुएशन में रहना पड़ेगा? क्या इलेक्शन तक हमें ये इंतज़ार करना पड़ेगा और ऐसे ही रहेंगे हम? कल नरेंद्र मोदी ने खिताब किया है अहमदाबाद में, और वहाँ उसने कहा, मतलब मुझे तो उस शख्स की इज़ ए साइकोपैथ, दिमागी तौर पे मेरा बावला हो चुका है। वहाँ कहता है कि जी ये चुनाव का मसला नहीं है, हमने पहले भी तो सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी और अभी भी हम अंदर जाएंगे। और ये जो लेटेस्ट जो आप एपिसोड कर रही है, इसके अंदर भी देखिए, एक तो होती है ना जहारियत कि चले आप पेट्रोलिंग सबमरीन भेज दें। ये उन्होंने एक अपना स्कॉर्पिनो क्लास INS क्लावरी सबमरीन है, डीजल ऑपरेटेड है, जो बैटरी डीजल ख़त्म करती है तो बैटरियों पे चलती है, और गालबन वो स्नॉर्कल के लिए ऊपर जब आई थी तो बैटरी चार्ज करने के लिए आई थी। तो वो पाकिस्तान ने डिटेक्ट की, और इससे 2 साल पहले अगर आपको याद हो 2016 में भी पाकिस्तान के वाटर्स के करीब इंडियन सबमरीन जो थी, न्यूक्लियर सबमरीन, वो डिटेक्ट हुई थी। अभी पाकिस्तान का आपको पता है 12 नॉटिकल माइल्स का इलाका है पाकिस्तान की हदूद का, उसके बाद आपकी ईजी कोई 2,90,000 की ईजी आ जाती है। और ये जहाँ पे ये सबमरीन खड़ी थी या जिस जगह पे थी, वो इनबाउंड था मैरीटाइम ट्रैफिक के लिए, जहाँ से इंटरनेशनल ट्रैफिक गुजरती है। तो मैंने पहले आपसे हमने अर्ज किया था जब हम थ्रेट एनालिसिस कर रहे थे कि इंडिया ने जो उनका दिमागी हालत इस वक्त हुई है, और जिस तरह अभी न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट भी आ गई है विंटेज आर्मी के तौर पे, तो उन्होंने एक जब आपकी आर्म फोर्सेस पॉलिटिकल मकासद के लिए हल होने लगे, जो इंडिया की आर्म फोर्सेस इस वक्त पॉलिटिकल मकासद के लिए हल हो रही हैं, उसका कोई ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप जंग में जाएं, लेकिन जंग में इसलिए जाना चाहते हैं कि वहां पे नरेंद्र मोदी जैसा दहशतगर्द ओरिएंटेड प्राइम मिनिस्टर है, उसने अब वो यहाँ वहां ये भी तो बातें हो रही है ना कि हो सकता है इसी गांव में वो इमरजेंसी नाफिज कर दे। वहां लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सच जैसे आप बात कर रहे थे ना आप सेकुलर की, तो वहां ये भी आवाजें इंडिया में उठ रही है कि अगर ये पावर में आ गया और इसको मेजॉरिटी मिल गई तो ये हिंदू सेकुलर के बजाय इसको एक हिंदू राष्ट्र में कन्वर्ट कर देगा। ये उनके अपने लोग कह रहे हैं। जब इस किस्म के मकासद हों तो उसके लिए फिर उनकी दिमाग खराब हो जाते हैं। अब उसके अंदर आप देखें कि एयरफोर्स, यानी आपने कहीं सुना है, मैंने नहीं सुना अपनी मिलिट्री, मैंने काफी मिलिट्री हिस्ट्री पढ़ी है कि कहीं आप अपने आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयर चीफ को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के लिए इस्तेमाल करें। मुझे तो उन्हें नेवल चीफ और एयर चीफ की काबिलियत पे शक हो रहा है कि दे शुड रिजाइन फ्रॉम देयर पोस्ट। उनको अपना रिजाइन नरेंद्र मोदी के मुंह पे मारना चाहिए कि तुम हमें पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल। दिफाई महाज पर तो हम बहुत स्ट्रांग हैं, हमारी मुसल्लह अफवाज हर दम अलर्ट हैं और हर दम तैयार हैं किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। इंतजामी सतह पर हम क्या कर रहे हैं? अगर कोई नाखुशगवार वाकया पेश आता है तो उस हवाले से क्या तैयारियां की जा रही हैं, ये भी बता दीजिएगा, और ये भी बताएगा कि सिफाती सतह पर हुकूमत की जानिब से क्या कोशिशें की जा रही हैं। देखें, 2-3 चीज़ें। एक चीज़ तो ये कि 3 फोर्सेस जो है, आपने आज जो सबमरीन को जिस तरीके से डिटेक्ट हो गई, या हमारी एयरफोर्स ने जिस तरीके से रिएक्शन दिखाया, या LOC के ऊपर जिस तरीके से हमारे तरफ से हमने ज़्यादा चीज़ें हाईलाइट नहीं की हैं, मैं समझता हूँ इंडिया का नुकसान इन हफ्ते 10 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा हुआ है। और मगर जो हमने मीडिया के ऊपर बात नहीं की है उसकी वजह यह है कि हम नहीं चाहते हैं कि इंडिया में इस वक्त इलेक्शन का माहौल है और वहाँ पे और ज़्यादा एग्रेशन की तरफ माहौल जाए, क्योंकि हम पीस लिविंग सिटीज़न हैं और हम चाहते हैं कि इस खित्ते के अंदर अमन आए। और इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर ने ये गेस्चर दिखाया कि पायलट को छोड़ा, या DG ISPR की तरफ से पहले दिन जिस कॉन्फिडेंस के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं समझता हूँ भारत के लिए एक दिन वो बहुत परेशानी का था। मगर दूसरे दिन DG ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, रिएक्शन के बाद भी उनके अंदर जो महज़ब जो एक तरीका था अच्छे इंसान का, उनके लिए बहुत ज़्यादा एक शर्मिंदगी की बात थी कि वो जीत के भी अपनी जीत नहीं मना रहे। तो एक तो हमने फोर्सेस के ज़रिए हमने बता दिया। दूसरी, भारत एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, 1.3 बिलियन लोगों का मुल्क है, हर दूसरे मुल्क का वहाँ पे एक इंटरेस्ट है अपनी इकोनॉमी के हवाले से। ठीक है रमेश कुमार साहब, आपकी बात को मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगी। अब एक ब्रेक लेनी है मुझे, वापस आते हैं नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। अभी अहम खबर आई है कि वजारत दाखिला की जानिब से फलाह इंसानियत फाउंडेशन और जमात उद दावा पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आज ही नेशनल एक्शन प्लान के तहत हुकूमत ने कलअदम तंजीमों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया था और 44 अफराद को तहवील में लिया गया था, जिनमें मौलाना मसूद अज़हर के भाई मुफ्ती अब्दुल रऊफ़ और उनके बेटे हमजा अज़हर भी शामिल हैं। जबकि ये भी इत्तलात हैं कि मौलाना मसूद अज़हर को भी तहवील में लिया जा सकता है किसी भी वक्त। रमेश कुमार साहब से हम बात करेंगे। रमेश कुमार साहब, ये बड़ा ही एहसन इक़दाम है और नेशनल एक्शन प्लान के इस हिस्से पर अमल करना बड़े अरसे से इस पर अमल होना चाहिए था, जो नहीं हो पा रहा था। नेक्स्ट अब क्या प्लानिंग होगी इस हवाले से? देखिए आज़िया, ये जो पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी हमारी बहुत एक्टिव डिप्लोमेसी रही इस वक्त, मगर इंडिया का जो नैरेटिव था, हर मुल्क ने जब इंडिया के साथ बात की तो उन्होंने जमातुल दावा, लश्कर जंगवी, जैश मोहम्मद इनके हवाले से वहाँ पे बात की, जिसकी वजह से हमारी डिप्लोमेसी, स्ट्रांग डिप्लोमेसी के बावजूद भी हमें सेटबैक मिलता था कि ये इन हवाले से आप एक्शन लें। और ये नेशनल एक्शन प्लान में जब ये 20 पॉइंट एजेंडा थी, उसके अंदर ये सारी चीज़ें थी, मगर उस टाइम पे उन हवाले से एक्शन नहीं लिया गया। और अगर उस टाइम पे एक्शन लिया जाता तो हमारे मुल्क के ऊपर ये कभी FATF का मसला, कभी GSP प्लस का मसला, कभी अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन का मसला, ये मसले नहीं आते। मगर अब वो भी साथ में प्रेशर था और यहाँ पे जो डोजियर है, उस डोजियर के हवाले से भी कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि जिसमें ये कहा जाए कि पुलवामा के अंदर कोई इसका कोई इन्वॉल्वमेंट है। मगर वहाँ पे ये जरूर कहा गया है कि जा रहा है कि उस डोजियर में मुफ्ती अब्दुल रऊफ़ और हमजा अज़हर का नाम भी शामिल है, जो भारत की तरफ से दिया गया नाम है। देखें, नाम है बिल्कुल। और वहाँ पे जब मैं था वहाँ पे भी उन्होंने बात की थी, मगर बात ये नाम है, मगर उसकी कोई लिंकेज ऐसी नज़र नहीं आई थी। मगर ये एक इंटरनेशनली एक जो है वो फैक्ट आ गया था कि भाई आप इन लोगों के ऊपर नेशनल एक्शन प्लान में भी कहा था, आपने काम क्यों नहीं लिया, नेक्टा ने काम क्यों नहीं किया। मैं समझता हूँ बोल्ड और ब्लंट लीडरशिप ऐसे काम करती है। और खान साहब ने उस दिन जब नेशनल कमांड का जब इजलास हुआ, उस इजलास के अंदर ये फैसला कर दिया था कि अब जो है ये हम अब मेरे मुल्क को जो है वो ज़्यादा मैं इस किस्म के जो है एडवेंचर से नहीं गुजारूंगा। अब मुल्क के अंदर एक इंसान का माहौल होना चाहिए, अच्छी ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, एक इंटरनेशनल अच्छा मैसेज जाना चाहिए। अगर इन लोगों के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई, हम रिहा भी कर सकते हैं, मगर फिल वक्त जो है वो आप इनको तहवील में लें और तहवील में लेके जांच करें कि इश्यूज़ क्या हैं, किस इश्यूज की वजह से दुनिया से एक आवाज आ रही है। जहां पे भी ये बात करते हैं तो कहते हैं कि भाई आपने इस हवाले से एक्शन नहीं लिया है। तो मैं समझता हूँ इतनी डिप्लोमेसी जो अच्छी रही है, इस डिप्लोमेसी जो है वो रायगा नहीं जाएगी। डिप्लोमेसी के हवाले से आप देखेंगे कि पाकिस्तान ने जो इस मरतबा ब्रिटिश हो, टर्किश हो, UAE हो, रशिया हो, हर जगह के ऊपर जो पाकिस्तान का जो आवाज गया है, कश्मीर का जो आवाज गया है, इसका आपको जल्द फायदा। और जो प्राइम मिनिस्टर ने जो एडवेंचर दिखाया है, जो गेस्चर दिखाया, उसका भी आपको जल्दी नजर आएगा। आपको क्या लगता है इस बार ये कार्रवाइयां कितनी मौसर साबित होंगी? क्योंकि FATF में जो पाकिस्तान को जिन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, उन मसाइल का पाकिस्तान को जवाब देना है, तो इस हवाले से ये कार्रवाइयां कितनी मौसर साबित होंगी? मैं समझता हूँ कि यकीनन हमें जब नेशनल एक्शन प्लान बना था उसमें उसके ये अनकम्प्लीटेड एजेंडा है। इसमें अगर देर आयद दुरुस्त आयद अगर कोई एक्शंस लिए जा रहे हैं और जब हम कहते हैं कि हम टेररिज्म के ख़िलाफ़ ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे जो नेशनल एक्शन प्लान बना और हमारे आर्मी ने टेररिज्म के ख़िलाफ़ जंग की और बड़े बड़े जानी नुकसान होने के बाद, बड़ी शहादतें देने के बाद हम अमन की तरफ आए हैं, तो इस किस्म के जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो खुटक रही हैं, इंटरनेशनली हमें मसाइल पैदा कर रही हैं, वो हमारी जब पॉलिसी नहीं है टेररिज्म को सपोर्ट करने की, तो ये ख़त्म होने चाहिए और ये खुशाइंद कदम है और इस पर अमल होना चाहिए। मैं रमेश साहब को भी एक बात की थी कि थरपारकर में कि कोई भी किसी किस्म की कोई वहाँ पे मुनाफरत तो नहीं है, हिंदू मुस्लिम वहाँ पे बड़े सुकून से रहते हैं। वहाँ पे कोई इशू नहीं हुआ था। जब उन इशूज़ जो भी सामने आए थे, किसी ने फैलाए थे, तो उनको हमने टैकल किया था। तो इंटरनेशनली इस किस्म की पाकिस्तान का जो इमेज है जो हम वहाँ पे नहीं पेश कर सके हैं, वो एक दुनिया को मैसेज जाना चाहिए कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तान किसी टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करता है, ना सपोर्ट करता है, ना अपनी सरजमीन को इस्तेमाल करने देगा। और बड़ी जंग लड़कर, बड़ा नुकसान उठाकर हमने पाकिस्तान में अमन किया है। वो मोदी को
किसी भी सूरत में इंटरनेशनल कम्युनिटी को इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि वो एक जंगी सूरत हाल पैदा करके वो पाकिस्तान में जो सुकून है उसको खराब करे। डॉक्टर दर्शन साहब, रीजन के लिए चैलेंज बन गया है कि इंडिया का जो मौक़िफ़ है उसमें जी डॉक्टर दर्शन साहब ऐसी सिचुएशन में तो जी ज्ञान साहब जो अमन खराब कर रहे हैं उसको कम से कम कंट्रोल करना चाहिए। ये पाकिस्तान के मफाद में, ये पूरे खिते के मफाद में। ठीक है डॉक्टर दर्शन साहब, ऐसी सिचुएशन में जब हम भारत पर अखलाकी फतह भी हासिल कर चुके हैं, दिफाई फतह भी हासिल कर चुके हैं, इस तरह की कार्रवाइयाँ कलअदम तंजीमों के ख़िलाफ़ करके हम इंटरनेशनली क्या मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि हमने इंटरनेशनली भी अमन का ही पैगाम दिया है। मैं ये समझता हूँ कि हम शुरू से ही, आप देखें ना, पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी हुई है, 70,000 से ज़्यादा हमारे लोग जा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। तो सबसे ज़्यादा तो दहशतगर्दी का शिकार तो हम रहे हैं। अगर ये आज जो ये फैसला किया गया है, इसके पीछे भी आप देखें पार्लियामेंट है और अपोजिशन जमातें जो मुत्तहद होके बगैर किसी शर्त के गैर मशरूत उन्होंने गवर्नमेंट की सपोर्ट की, पाकिस्तान की सपोर्ट की। तो ये उसी का ही नतीजा है और ये ताकत जो इनको मिली है, जो ये उन्होंने फैसला किया है, ये पार्लियामेंट से मिली है। पार्लियामेंट में जो भी पार्टी हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग है, और भी पार्टीज जो भी है, सब ने मिलकर उनको एक सपोर्ट किए अनकंडीशनल कि पाकिस्तान के मुफाद में जो भी फैसले हो आप वो करें। जो आदमी पार्लियामेंट पे लानत भेजता था, पार्लियामेंट के खिलाफ बातें करता था, कंटेनर इस्तेमाल करता था, आज उसी पार्लियामेंट ने उनको ये ताकत दी है। तो मैं ये समझता हूँ कि अमन की खातिर पाकिस्तान ने हमेशा पहले भी कुर्बानियाँ दी हैं और अच्छे फैसले किए हैं और अब भी आइंदा भी अच्छे फैसले करेगा। और इससे हमें किसी और से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। सब पूरी दुनिया को ये देखना चाहिए कि दहशतगर्दी में, टेररिज्म में सबसे ज़्यादा सफ़र किसने किया है, कितने इतने सालों से हम हालत जंग में हैं। और तो ये कोई मजाक की बात नहीं। आप चले कराची से लेकर खैबर तक, खैबर से लेकर कराची, हर जगह पे, कोयटा हो, बलूचिस्तान हो, सिर्फ पंजाब हो, ठीक है आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर दर्शन साहब, गजनफर अली साहब, आपको क्या लगता है, अगरचे देर हो गई लेकिन ये फैसला कितना दुरुस्त साबित होगा पाकिस्तान के हक में? पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि याद रखिए कि इंडिया ने 2 लफ्ज़ याद किए हुए थे, इंडिया की सारी क़यादत ने, एक है जैश मोहम्मद और एक है हाफिज़ सईद। और अमेरिका ने एक लफ्ज़ याद किया हुआ था, वो है हक्कानी नेटवर्क। अब इनकी एग्जिस्टेंस के हिसाब से गौर करें, हक्कानी नेटवर्क के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, हक्कानी नेटवर्क मिट गया है। जहाँ तक जैश मोहम्मद का ताल्लुक है तो मेरी जहाँ तक नॉलेज आती है, जैश इज़ नॉन एग्जिस्टेंट। जैश अगर गई थी तो उसके एलिमेंट्स जो थे वो चले गए थे नॉर्थ एंड साउथ वजीरिस्तान में, और वो एक शूरा बनी थी उसके अंदर शामिल हो गए थे। वहाँ पे ऑपरेशन हुआ और उनके तमाम ऑपरेटिव अदर देन जो 3 बंदों के आप ले रही है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन एज एन ऑर्गेनाइजेशन टोटली ख़त्म हो चुकी है और वो बहुत स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस में रही। हाफिज़ सईद ने कभी दहशतगर्दी की बात ही नहीं की। हाफिज़ सईद कश्मीर के लिए बात करते थे कि कश्मीर को आज़ाद होना चाहिए। तो आज जो कश्मीर में इंडिजीनियस स्ट्रगल चल रही है, जिसके अंदर पाकिस्तान की कोई सपोर्ट नहीं है, वो उसके रिजॉल्व को जो है इंडिकेट करती है। लेकिन ठीक है, चूँकि FATF में जिस दिन ये FATF का इजलास हो रहा था, उस दिन पुलवामा में अटैक हुआ था और इमीडिएटली चूँकि इंडिया को पता था कि FATF का इजलास हो रहा है, तो उन्होंने इमीडिएटली एक पीछे झंडा लगा के और एक आदमी की वीडियो चला के जैश का नाम ले दिया था। अब उनके अंदर लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे एक वीडियो नहीं आई है कि ये धमाका तो अमित शाह ने और बीजेपी की क़यादत ने करवाया कि अपने फौजियों को मरवाओ। तो वहां पे मैसेज पहुंचा FATF में जो डेलीगेशन थे जैश का, उन्होंने कहा जी जैश को बंद कर दे। चले ठीक है, अगर ये चीज़ें हम पाकिस्तान के इंटरनेशनल इमेज को बेहतर करती हैं तो उसके लिए जो हुकूमत ने फैसला किया। लेकिन मैं ये आपको कैटेगोरिकली कह दूं कि पाकिस्तान के अंदर कोई इस वक्त नॉन स्टेट एक्टर्स मौजूद नहीं है। जो नॉन स्टेट एक्टर्स थे आपके, वो जो नॉर्थ एंड साउथ वजीरिस्तान के नीचे लड़ रहे थे, उनका पहले ही खात्मा किया जा चुका है। गवर्नमेंट एक डिसीजन किया है, क्योंकि हम अब तो यहाँ पे ये भी हुआ ना कि हमारे पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, दुनिया को अमन का पैगाम दे रहा है और मौजूदा सूरत हाल में हमने ये साबित भी किया है। मुसलसल भारत की जारहियत के जवाब में हमने अमन का ही पैगाम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब, डॉक्टर दर्शन ज्ञानचंद साहब और रमेश कुमार साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। GNN स्पेशल से आज तक के लिए इतना ही। मान अमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।